हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आपका स्वागत है दोबारा हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम ईश कीर्ति गोयल। मैं आया हूँ आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। लास्ट क्लास जो आपको मिली हमारी, उसमें आपको जो टॉपिक मिला होगा वो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर। वो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके किया, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का हम टॉपिक करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। ठीक है, क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, फीचर्स क्या है इसके, क्यों बनाया जाता है, ठीक है, या इसमें क्या क्या चीज़ें काउंट होंगी, इस चीज़ के ऊपर हमारा आज का लेक्चर रहेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीज़ें काउंट होंगी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा, वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जैसे मैं आपको ये टॉपिक करवाता हूँ वैसे वैसे डिटेल में मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ में कि किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर बैलेंस ऑफ पेमेंट के मीनिंग के साथ। मीनिंग समझिए, एक नॉर्मल व्यक्ति जिसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, लेमैन, उसके लिए मीनिंग है बैलेंस ऑफ पेमेंट का कि फॉरेन की कंट्री को पैसे लेने हैं या फॉरेन वाली कंट्री से पैसे देने हैं। ठीक है, फॉरेन की कंट्री से हमने पैसे लेने हैं या उनको पैसे देने हैं, नॉर्मल समय। ठीक है, पर जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग, तो इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मीनिंग है, द ट्रांजैक्शंस ऑफ द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या शो करेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट शो करेगा वो ट्रांजैक्शंस को जो किसी कंट्री के रेजिडेंट ने बाकी सारे वर्ल्ड के साथ की हैं। ठीक है, रेजिडेंट का आपको मीनिंग याद है, हमने जीडीपी वाले टॉपिक में मैंने आपको रेजिडेंट का मीनिंग बताया था कि वो व्यक्ति जिसको भारत में रहते हुए एक साल या एक साल से ज़्यादा हो गया है, प्लस उसको भारत से कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे रेजिडेंट। तो किसी भी कंट्री का कोई रेजिडेंट, उसकी क्या क्या ट्रांजैक्शंस हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, बाकी विश्व के साथ, वो जो वो हमें कौन शो करेगा, वो हमें शो करेगा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। तो ये मीनिंग हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है या एक ऐसी शीट है जो हमें ये शो करेगी कि एक कंट्री के रेजिडेंट ने बाकी पूरे विश्व के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शंस, क्या क्या लेन देन किया है। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद इसका यूज़ कहाँ होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों बनाया जाता है, इसका यूज़ क्या होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या शो करेगा, इट shows the competitiveness of a country's business in international economic competition। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या शो करता है, हमें कॉम्पिटिटिवनेस शो करता है कि क्या क्षमता है मुकाबला करने की किसी कंट्री के बिजनेस, जो भी कंट्री का बिजनेस है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह के मेन बिजनेस होते हैं। ठीक है, तो कंट्री में किस किस तरह के बिजनेस हैं, उनमें क्या कॉम्पिटिटिवनेस है, उनमें कितनी कैपेबिलिटी है मुकाबला करने की इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन में। इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन में, विश्व के आर्थिक मुकाबले में किसी कंट्री के अलग अलग व्यापारों में क्या कैपेबिलिटी है कि वो कितना कॉम्पिटिटिवनेस दे सकते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंपटीशन में।
ये भी हमें कौन शो करेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट शो करेगा। कैसे शो करेगा, ये हमें ये बताएगा कि एक कंट्री ने फॉरेन में क्या माल भेजा है, फॉरेन से क्या माल मंगवाया है, तो उससे कॉम्पिटिटिवनेस शो होगी कि हाँ जी इंडिया वालों ने फॉरेन से क्या मंगवाया, इंडिया वालों ने फॉरेन को क्या भेजा, और इंडिया में जो बिज़नेस है इंडिया का वो कितनी पहचान रखता है फॉरेन में, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता चलेगा। क्लियर है। इसके बाद और इसका क्या यूज़ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का और क्या यूज़ है, इट सिग्नल्स अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई, it signals about the demand and supply of countries currency। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमें ये भी बताएगा कि किसी कंट्री की करेंसी की कितनी डिमांड एंड सप्लाई है। अब मान लीजिए हमने अगर फॉरेन कंट्री वालों को पैसे देने हैं, हमने फॉरेन कंट्री वालों को पैसे देने हैं, तो इसका मतलब हम उनकी कंट्री की करेंसी की डिमांड करेंगे। मान लीजिए हमने अमेरिका वालों को पैसे देने हैं, कुछ माल मंगवाया था, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज उनसे परचेज़ किए थे, तो उसकी पेमेंट देनी है। अब यूएस इकोनॉमी वाले क्या कहेंगे कि हमें तो पेमेंट डॉलर में दो, तो हम फॉरेन मार्केट से क्या करेंगे, डॉलर की डिमांड करेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बताएगा, किसी भी कंट्री की करेंसी के बारे में। क्लियर है इतना पॉइंट, ठीक है। इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आएगा, इट कंसिस्ट्स ऑफ the transactions of visible and invisible items in a given time period। हाँ जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें ये समझाएगा कि क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं एक कंट्री की बाकी सारे विश्व के साथ विजिबल और इनविजिबल आइटम्स की। विजिबल आइटम्स जिनको देखा जा सकता है, इनविजिबल आइटम्स जिनको देखा नहीं जा सकता। अब विजिबल आइटम जिनको देखा जा सकता है हम उनको आसान भाषा में कह सकते हैं गुड्स, वस्तुएं, और इनविजिबल आइटम जिनको देखा नहीं जा सकता दैट इज सर्विसेज, सेवाएं। तो कितनी वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन हुआ एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ में एक गिवन टाइम पीरियड में, कि हमें टाइम पीरियड क्या है, गिवन है। टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड होगा आपका 1 फाइनेंशियल ईयर। टाइम पीरियड कितना होगा आपका, 1 फाइनेंशियल ईयर होगा, कि एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक कंट्री ने बाकी सारे विश्व के साथ कितनी वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन किया। ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बैलेंस शीट बताएगा। तो हमें ये पता चल गया कि बैलेंस शीट कह रहा हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट बताएगा, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट से हमें इतना पता चल गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो लेंगे, ठीक है। और क्या चीज़ें हम काउंट करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, it considers the transactions of goods, services, finance capital, ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या क्या चीज़ें लेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स एंड सर्विसेज आएंगी, ये तो मैंने आपको बता दिया। साथ में क्या आएगा, फाइनेंस कैपिटल आएगा। साथ में क्या आएगा, फाइनेंस कैपिटल आएगा। फाइनेंस कैपिटल क्या है, जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री में पैसा भेजेगी इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी हम कहाँ काउंट करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही काउंट करेंगे।
ठीक है। जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री में पैसा भेजेगी इन्वेस्टमेंट के लिए, उसे क्या बोलेंगे हम, फाइनेंस कैपिटल। वो भी कहाँ काउंट करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही काउंट करेंगे। और होगा ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स को यूनिलेटरल पेमेंट्स भी बोलते हैं, यूनिलेटरल पेमेंट्स भी बोलते हैं। यूनिलेटरल पेमेंट्स मतलब ये ऐसी पेमेंट्स होंगी जिनका फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्री में जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, ध्यान से समझिए, हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ फॉरेक्स रिजर्व होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व होते हैं, फॉरेन करेंसी के रिजर्व होते हैं, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व। अब हमारी कंट्री में मान लीजिए आरबीआई है, आरबीआई करता धरता होता है फॉरेक्स रिजर्व का। कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक है वो उसका करता धरता होगा वहाँ के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को संभालने का। तो इंडिया में कुछ ना कुछ रिजर्व, कुछ फंड पड़ा होता है फॉरेन की करेंसीज़ का, ताकि अगर पैसे लेने या देने का टाइम आए तो वह हमारे पास उतनी अमाउंट पड़ी हो, ठीक है। तो वो पेमेंट्स ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं जिनसे जो हमारी फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व में पैसा आ रहा है जा रहा है, वो किसी एसेट या लायबिलिटी को जन्म ना दे। आपके पास कोई ऐसा पैसा रिसीव हुआ जिससे ना ही आपकी संपत्ति बनेगी, ना ही आपकी लायबिलिटी पे, कर्ज पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई डोनेशन मिल गया, कोई ग्रांट मिल गई, ऐसे पैसे को हम क्या बोलेंगे, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को कोई ग्रांट देगा, कोई गिफ्ट देगा, कोई डोनेशन देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफ़र पेमेंट्स बोलेंगे। तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट करेंगे। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अब जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चेक करेंगे, एक्सपोर्ट चेक होगा, इंपोर्ट चेक होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट को हिंदी में कहते हैं निर्यात और इंपोर्ट को हिंदी में कहते हैं आयात। आयात मतलब आना, कुछ आएगा इंडिया में, मतलब इंडिया जब फॉरेन कंट्री से कुछ मंगवाएगा तो वो होगा इंपोर्ट, आना, आयात। एक्सपोर्ट हमने बाहर भेज दिया, निर्यात, ठीक है, बाहर जाना। इंडिया से कुछ माल जब बाहर जाएगा फॉरेन कंट्री को तो वो एक्सपोर्ट। अब जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चेक करेंगे तो ये तो मानी हुई बात है कि कोई खाता बनाना पड़ेगा, कोई अकाउंट रखना पड़ेगा ना, हमें कोई खाता बनाना पड़ेगा कि इतना माल गया, इतना माल आया। अब वो जो अकाउंट बनेंगे, जो वो अकाउंट बनते हैं, ये पॉइंट को ध्यान से समझिएगा आप। अकाउंट्स का एक कंसेप्ट है, जब भी खाते बनते हैं वो खाते बनते हैं एक सिद्धांत के ऊपर, डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर। डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर क्या बनते हैं, अकाउंट्स बनते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग में क्या होता है, डेबिट होता है बराबर क्रेडिट के, डेबिट होता है बराबर क्रेडिट के, कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है उसका एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। मान लीजिए आपने फॉरेन को कुछ माल भेजा, फॉरेन को कुछ माल भेजा, ठीक है, तो आपने उनसे पेमेंट लेनी है, आपने उनसे पेमेंट लेनी है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके लिए क्रेडिट। पेमेंट लेनी है, ठीक है, या पेमेंट आ गई, जब पेमेंट आ गई तो वो हो जाएगा आपके लिए क्रेडिट। और आपने पेमेंट देनी है जब, तो वो हो जाएंगे, या आपने पेमेंट दे दी वो हो जाएगा डेबिट। तो हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। आपको अकाउंट में सैलरी मिलती है या आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, तो पैसे आने के टाइम पे आपको मैसेज आता है कि आपका बैंक क्रेडिट हुआ है इतनी अमाउंट के साथ, ठीक है। तो जिस पर्सन ने आपको वो पेमेंट भेजी है या गवर्नमेंट के अकाउंट से वो पेमेंट आई है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, फिर गवर्नमेंट ने वो डेबिट किया होगा, तो क्रेडिट और डेबिट दोनों बराबर हो जाएंगे। इस सिद्धांत पे बेस्ड है डबल एंट्री बुक कीपिंग, या अकाउंट्स जो है वो इस तरीके से बनते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर। एक ही बार क्वेश्चन आया था शायद 2015 या 16 में, कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट बनते हैं वो किस बेसिस के ऊपर बनते हैं, वो बनते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर। क्लियर है, ठीक है। अब जब डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर अकाउंट्स बनेंगे, हर डेबिट का क्रेडिट
होगा, हर डेबिट का क्रेडिट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस या ऑलवेज बैलेंस्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, हमेशा बैलेंस्ड आएगा, क्योंकि हर डेबिट का एक क्रेडिट है। अगर आपने प्लस किया तो किसी दूसरे ने माइनस किया, तो हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमेशा बैलेंस्ड शो होगा, जीरो शो होगा। अगर उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, प्लस या माइनस शो हो रहा है, वो हम अलग फिर बाद में करते हैं। वैसे नॉर्मली हमें क्या देखने को मिलेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस्ड होगा। क्यों होगा, रीज़न क्या है, क्योंकि जो अकाउंट्स बनते हैं वो अकाउंट्स बनते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अब हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स, क्या क्या चीज़ें हम काउंट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, हिंदी में करंट अकाउंट को कहेंगे चालू खाता, कैपिटल अकाउंट को बोलेंगे पूंजी खाता। ये चालू खाता, ये पूंजी खाता। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को अब पता नहीं मैंने बताया या नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को हिंदी में बोलेंगे भुगतान संतुलन। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हिंदी में बोलेंगे भुगतान संतुलन। ठीक है, इसके नाम में संतुलन है तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड ही रहेगा। ठीक है, तो अभी हम करते हैं करंट अकाउंट। कि करंट अकाउंट का क्या मीनिंग है, क्या चीज़ क्या है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम करंट अकाउंट चेक करते हैं, उसका मीनिंग क्या है, ध्यान से समझिएगा। करंट अकाउंट का क्या मीनिंग है कि करंट अकाउंट में कोई भी जो चीज़ें आएंगी उनकी पेमेंट का हिसाब एक साल में हो जाएगा। करंट अकाउंट में जितनी भी चीज़ें आएंगी उनकी पेमेंट का हिसाब विद इन अ ईयर हो जाएगा। जो ईयर चल रहा है उसी साल में उसका हिसाब किताब हो जाएगा, इसीलिए उसका नाम करंट अकाउंट रख दिया कि इसमें जो भी चीज़ें आएंगी उनका हिसाब उसी साल में हो जाएगा, इसलिए इसका नाम करंट अकाउंट रखा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, इसमें आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट के अंदर एक पॉइंट आया बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। भारत का विदेशों के साथ वस्तुओं का क्या निर्यात या आयात हुआ, उसका जो बैलेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, डिफरेंस ध्यान रखिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा सभी चीज़ों का, चाहे सेवाएं हैं, चाहे वस्तुएं हैं, चाहे पैसा है, कोई भी चीज़ है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। सिर्फ अगर वस्तुओं का पूछा जाए कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स का जो बैलेंस है उसका क्या नाम है, उसका नाम है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा। फिर क्या आएगा करंट अकाउंट में, फिर हम दूसरे नंबर पे करंट अकाउंट में चेक करेंगे बैलेंस ऑफ सर्विसेज। बैलेंस ऑफ सर्विसेज, इसमें हम क्या चेक करेंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। आपने सुना होगा कि जी सर्विसेज, या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर्विसेज का कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। राइट, अब सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। अभी आपने लास्ट ईयर या लास्ट ईयर एक न्यूज़ सुनी होगी कि केजरीवाल जी को खांसी है। ठीक है, दिल्ली के सीएम केजरीवाल, उनको खांसी है तो उन्होंने अपने खांसी के इलाज के लिए अमेरिका से कोई डॉक्टर बुलाया था। ठीक है, केजरीवाल जी ने अपनी खांसी के इलाज के लिए अमेरिका से कोई डॉक्टर बुलाया था, तो हमने अमेरिका से उनकी सेवाएं ली, अमेरिकी डॉक्टर की सेवाएं ली, तो वो क्या होगा हमारे लिए
इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो होगा, इसका जो बैलेंस होगा कि हमने फॉरेन कंट्री से पैसे लेने हैं या फॉरेन कंट्री को पैसे देने हैं, इसके बैलेंस को बोलेंगे बैलेंस ऑफ सर्विसेज। क्लियर है? ठीक है। और हम करंट अकाउंट में क्या चेक करेंगे? और हम करंट अकाउंट में चेक करेंगे हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स हम चेक करेंगे करंट अकाउंट में। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र चेक करेंगे हम करंट अकाउंट में। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, और ये हमारे गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र मैंने बताया, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र किस तरीके का होगा? यूनिलेटरल ट्रांसफ़र में गिफ्ट्स आएंगे, ग्रांट्स आएंगी, ठीक है, या आपके डोनेशन आएंगे। ये सारे आपके यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स हैं। एक और इसमें पॉइंट आएगा रेमिटेंसेस, सॉरी रेमिटेंसेस। रेमिटेंस क्या होता है? मान लीजिए आपका कोई दोस्त मित्र, आपका कोई रिश्तेदार फ़ॉरेन में सेट है, और वो फ़ॉरेन से वो जो आपके अकाउंट में पैसे भेजेगा उसको बोलते हैं रेमिटेंस। रेमिटेंस, ठीक है। मान लीजिए मेरा भाई कनाडा रहता है, उसने कनाडा से मुझे डॉलर भिजवा दिए मेरे अकाउंट में, तो मैं क्या बोलूँगा? उसने मुझे रेमिटेंस दिया है या रेमिटेंस भेजा है। तो वो यूनिलेटरल है, उसने कमाए थे, मुझे फ्री में मिल गए। तो रेमिटेंसेस जो है वो भी क्या है? यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का पार्ट है। तो ये प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। मुझे कोई गिफ्ट आ गया, कोई ग्रांट आ गई, कोई डोनेशन आ गया। गवर्नमेंट को भी कोई गिफ्ट मिल गया, ग्रांट आ गई, डोनेशन आ गया। अभी आज 2015 या 16 में ऑस्ट्रेलिया वालों ने सचिन तेंदुलकर जी को एक कार भेजी थी, ठीक है। सचिन तेंदुलकर जी को एक कार गिफ्ट दी थी, तो उस कार की जो गिफ्ट की अमाउंट थी वो हम क्या बोलेंगे? वो सचिन तेंदुलकर के लिए क्या है, या हमारी कंट्री के लिए क्या है? वो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र है, ठीक है। तो जो गिफ्ट है, डोनेशन है, ग्रांट है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र भी किसका हिस्सा है? हमारे करंट अकाउंट का हिस्सा है, ठीक है। तो करंट अकाउंट का बैलेंस, ये तीनों चीज़ों को हम देखेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना आया, बैलेंस ऑफ सर्विसेज कितना आया, और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का क्या बैलेंस आया। ये तीनों का बैलेंस हमारा क्या बन जाएगा? ये तीनों का बैलेंस बन जाएगा हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस बन जाएगा। क्लियर है? इसके बाद कैपिटल अकाउंट, इसके बाद कैपिटल अकाउंट, इसके बाद कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजी खाता। पूंजी खाता, जिसके नाम, इसके नाम ही पूंजी आ गया, इसका मतलब इसमें पेमेंट्स आ रही हैं। पेमेंट्स किसके वे में आ सकती हैं? अब ये पेमेंट जो आएंगी, ये आएंगी लोन के रूप में, लोन के रूप में, या फॉरेन एड्स के रूप में, फॉरेन एड्स के रूप में, कि फ़ॉरेन ने कि किसी अंग्रेजी संस्था से या किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट से हमने हेल्प ले ली, या फॉरेन की किसी गवर्नमेंट से हमें लोन मिल गया, तो ये कहाँ आएंगे? हमारे पूंजी खाते में वो चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब जब पैसा आएगा, जब पैसा आएगा या हमारे पास कोई माल आएगा, तो उसको हम लिखेंगे प्लस में। पैसा आएगा तो इसको लिखेंगे प्लस में, पैसा जाएगा तो उसको लिखेंगे माइनस में, पैसा जाएगा तो इसको लिखेंगे माइनस में, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या आया? लोन वगैरह, फॉरेन एड्स आई, और एक इसमें क्या चीज़ आएगी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी कि फ़ॉरेन के पर्सन ने हमारी कंट्री में पैसा भेजा इन्वेस्ट करने के लिए, या हमारी कंट्री वालों ने फ़ॉरेन में पैसा भेजा इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब फ़ॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट आती है वो दो तरीके की होती है। फ़ॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट आती है वो दो तरीके की होती है, शायद आपने नाम सुना भी होगा। एक होता है एफडीआई, एक होता है एफडीआई। एफडीआई की क्या फुल फॉर्म है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एफडीआई। इसका मैं मीनिंग समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या एग्जांपल रहेगा? जैसे मान लीजिए कोका कोला कंपनी है,
कोका कोला कंपनी ने भारत में पैसा लगाना है, पर वो क्या कह रहे हैं कि हम भारत में अपनी खुद की फैक्ट्री बनाएंगे, भारत में हम अपनी खुद का बिजनेस चलाएंगे, हम भारत में खुद का बिल्डिंग बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, कंपनी अपनी भारत में खुद खोलेंगे। अब इंडिया में जो कोका कोला बिकता है वो बिकता है कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से, कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से। इसका मतलब कोका कोला जो अमेरिका की कंपनी है, उन्होंने भारत में भी अपनी सब कंपनी खोल ली, भारत में भी अपनी सिस्टर कंसर्न खोल ली है। तो उनका पैसा, यूएसए ने पैसा भेजा इंडिया में, अपनी दुकान को ही वो उठा के यहाँ ले आए। ठीक है, उनकी दुकान अमेरिका में थी, उन्होंने अपनी दुकान की एक ब्रांच इंडिया में खोल ली। ऐसे तरीके से जब जो पेमेंट आएगी इंडिया में, उसको हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि फ़ॉरेन वालों ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भेजी है और वो डायरेक्टली पैसा लगा कहाँ रहे हैं, वो अपनी ही कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। इसीलिए तो आपको न्यूज़ भी सुनने को मिलती होंगी कि एफडीआई से पैसा बाहर जा रहा है, हमारे से वो पैसा कमा के फ़ॉरेन में लेके जा रहे हैं। तो वो यही चीज़ है, उन्होंने भारत में पैसा लगाया, भारत में क्या हुआ, सिर्फ जी कुछ नौकरी मिल गई लोगों को, मान लिया कि थोड़ी सी नौकरी मिल गई, मान लिया, पर उससे हुआ क्या, हमारे ही संसाधन इस्तेमाल करके, हमारी ज़मीन इस्तेमाल करके वो हमारे कोई प्रोडक्ट बना के हमको बेच के सारा पैसा खुद लेके जा रहे हैं। तो वो होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेन की कंपनी अपनी ब्रांच ही किसी दूसरी कंट्री में खोलने के लिए पैसा इन्वेस्ट करेगी, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर। सेकंड होता है, दूसरे तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है एफआईआई। एफआईआई इसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या इसका दूसरा नाम है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या इसका दूसरा नाम है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए अमेरिका का कोई पर्सन है, ओबामा है, ओबामा जी हैं। ओबामा जी ने इंडिया में अंबानी साहब को फ़ोन लगाया, मुकेश अंबानी जी को फ़ोन लगाया कि भाई साहब मैं आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूँ। ठीक है, साथ में गोदरेज कंपनी वालों को भी कर लिया, गोदरेज को भी बोल दिया मैं आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूँ, टाटा वालों को भी बोल दिया कि मैं आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूँ, एलआईसी को भी बोल दिया कि मैं एलआईसी कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूँ, एसबीआई बैंक को भी बोल दिया कि मैं आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो फॉरेन का कोई व्यक्ति अगर हमारी कंट्री के इंस्टीट्यूट्स में, हमारी कंट्री की संस्थाओं में, हमारी कंट्री की कंपनियों में जब वो पैसा लगाएगा, उसको बोलेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में नहीं कर रहा है, वो फॉरेन से पैसा भेज रहा है हमारी कंट्री की कंपनी में पैसा लगाने के लिए। फॉरेन से ओबामा ने डॉलर भेजे, लगे कहाँ, रिलायंस में, टाटा में या बिरला में। ऐसे जब पेमेंट जो आएगी, ऐसे जो इन्वेस्टमेंट आएगी, उसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। या इसका नाम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसलिए पड़ा कि जो ही नहीं है कि वो एक ही कंपनी में पैसा लगाएगा। मान लीजिए उसने 5% रिलायंस के भी शेयर खरीद लिए, 5% टाटा के भी शेयर खरीद लिए, 10% बिरला के शेयर खरीद लिए, तो ऐसे अलग अलग वो पैसा लगा सकता है अपना। इस तरीके को क्या बोलेंगे, इस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट आएगी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। अब याद कीजिए 5 ईयर प्लान्स, उसमें हमने की थी एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया वालों ने एफडीआई को कब अलाउ किया, भारत में एफडीआई कब अलाउ की या एफआईआई कब अलाउ की। तो ऑब्वियस सी बात है वो एलपीजी पॉलिसी के बाद की होगी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के साथ ही तो हमने फॉरेन कंपनियों को इंडिया में खुलने की आज़ादी दे दी और इंडिया की कंपनियों को बाहर जाने की आज़ादी दे दी। तो इसका मतलब एफडीआई को मंजूरी कब मिली, 1991 में या 1991 के बाद एलपीजी पॉलिसी के साथ। क्लियर है। ठीक है, तो जो भी लोन आए हमारे पास, हमने फॉरेन कंट्री वालों को लोन दिए, फॉरेन से कोई हेल्प मिली, हमने फॉरेन कंट्री वालों को कोई हेल्प की, फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट आई, हमने फॉरेन कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट की, इन तीनों चीज़ों का जो बैलेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस या पूंजी खाते का बैलेंस। क्लियर है।
ठीक है। तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम चेक करेंगे करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, वो हमारा क्या होगा, वो आ जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्या होगा, इसको जीरो आना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम तो इसको जीरो आना चाहिए। क्यों जीरो क्यों आना चाहिए, ये मैंने आपको बताया डबल एंट्री बुक कीपिंग के लिए, डबल एंट्री सिस्टम के लिए इसको जीरो आना चाहिए। पर अगर ये जीरो नहीं आता, अगर ये जीरो नहीं आता फिर क्या होगा, फिर इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिसइक्विलिब्रियम हो गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम हो गया है, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस में नहीं रहा, वो हिल गया है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जब डिसइक्विलिब्रियम में जाएगा, हिल जाएगा, तो वो दो तरीके से चेंज होगा, या तो सरप्लस होगा, ठीक है, लाभ होगा, या डेफिसिट होगा, घाटा होगा, या सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। सरप्लस में क्या होगा, लाभ होगा, डेफिसिट में क्या होगा, घाटा होगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रेडिट करते हैं हम प्लस आइटम्स को, जो प्लस वाली आइटम्स होती हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं, और जो माइनस वाली आइटम्स होती हैं उनको हम डेबिट करते हैं। याद रखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्लस वाली आइटम को क्रेडिट करेंगे, माइनस वाली आइटम को डेबिट करेंगे। अगर फॉरेन कंट्री से पैसा आ रहा है या उनसे पैसा लेना है तो उसको प्लस करेंगे, फॉरेन कंट्री को पैसा देना है या उनको देने वाला पेंडिंग है या दे दिया, उसको डेबिट करेंगे, माइनस करेंगे। अब सरप्लस में क्या होगा, सरप्लस में हम बोलेंगे कि क्रेडिट आइटम्स ज़्यादा हैं डेबिट आइटम से, तभी प्रॉफिट होगा। प्लस वाली आइटम ज़्यादा है माइनस वाली आइटम से। और डेफिसिट में क्या होगा, डेबिट वाली आइटम ज़्यादा हैं क्रेडिट आइटम से, डेबिट वाली आइटम ज़्यादा हैं क्रेडिट आइटम से। तो इसको हम बोलेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में भी जा सकता है, डेफिसिट में भी जा सकता है, ठीक है। सरप्लस में कब जाएगा, जब एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गया, इंपोर्ट्स कम है, या फॉरेन कंट्री वालों को लोन दे दिया, उस पर ब्याज बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहाँ जाएंगे, सरप्लस में जाएंगे। डेफिसिट में कब जाएंगे, जब इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट कम है, आयात ज़्यादा है फॉरेन कंट्री से, निर्यात कम है। अब हमें भी पता है कि भारत देश फॉरेन कंट्री से आयात करता है अलग अलग चीज़ें, ठीक है, जैसे कि खाने की वस्तुएं, डिफेंस की वस्तुएं, कपड़े, जूते, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हम फॉरेन से आयात करते हैं। निर्यात क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम निर्यात करते हैं। साथ में कुछ और चीज़ें, कुछ मेटल्स हैं जैसे स्टील है, ठीक है, एल्युमिनियम है, या फ्लावर्स हैं, ये हम निर्यात करते हैं। पर हमें ये भी पता है साथ में कि इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़्यादातर डेफिसिट में जाता है, आपने न्यूज़ वगैरह में अगर सुना हो, ठीक है। इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़्यादातर डेफिसिट में जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बीओपी डेफिसिट की 1980 तक आते आते गल्फ वॉर हो रहा था। जितनी भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, जो उनकी संस्था है ओपेक, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ने अपनी संस्था बना रखी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये शायद मैंने आपको एग्जांपल ओलिगोपोली वाले चैप्टर में दी थी कि ये कार्टेल है, इंटरनेशनल कार्टेल है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इनमें गल्फ वॉर चल रहा था कि किसने ज़्यादा मार्केट लेनी है। अमेरिका वाले इन पे कंट्रोल करना चाहते थे, रशिया वाले इन पे कंट्रोल करना चाहते थे, तो वो बहुत गल्फ वॉर की सिचुएशन बनी हुई थी, ठीक है। इससे क्या हो रहा था, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा आसमान छू रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, इतने ज़्यादा पेट्रोल महंगे रेट पे खरीदने के कारण इंपोर्ट्स महंगा हो रहा था, तो इंडिया चला गया बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट में।
इंडिया चला गया बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट में, ठीक है, 1980 में। और 1990 तक आते आते ये डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ गया, 1990 तक आते आते ये डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि देश कंगाल होने की सिचुएशन पे आ गया, देश बिकने की सिचुएशन पे आ गया, है ना। तो इस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट में जाया जाएगा। और बैलेंस ऑफ पेमेंट को रेक्टिफाई करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम फॉरेन कंट्री से लोन लेंगे या फॉरेन की किसी संस्था से लोन लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। तो फॉरेन कंट्री से किसी से लोन आएगा या फॉरेन कंट्री की किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट से लोन आएगा, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया या IMF हो गया, ठीक है, उनसे हम लोन लेंगे, सहायता लेंगे कि हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट सही करना है। क्लियर है। तो ये हमारा टॉपिक था मोस्टली, जिसमें हमने क्या किया, इसमें हमने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या है, क्या यूज़ है, क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स किए, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आया आपकी विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। कैपिटल अकाउंट में आया आपके लोन्स आए, ठीक है, फाइनेंशियल एड्स आए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी दो तरीके की, FDI और FII, ठीक है। तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो मिलके बनाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट को। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस्ड रहेगा, क्योंकि जो अकाउंट्स हैं वो डबल एंट्री बुक कीपिंग के हिसाब से बनते हैं। पर अगर वो हिल जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हिलता है, तो या तो वो सरप्लस प्रॉफिट में जाएगा या वो नेगेटिव में जाएगा। सरप्लस में गया तो प्रॉफिट है, मतलब क्रेडिट आइटम ज़्यादा है डेबिट आइटम से, और नेगेटिव में जाएगा, लॉस में जाएगा, डेफिसिट में जाएगा, तो डेबिट आइटम ज़्यादा हो जाएंगी क्रेडिट आइटम से, और डेबिट होगा तो क्या होगा, सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक हो जाएगी। हाँ, एक लास्ट पॉइंट रह गया है कि अगर डेफिसिट होता है और डेफिसिट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाए, डेफिसिट अगर बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चला जाए, तो कैसे, एक बार अगर BOP डेफिसिट में चला गया तो कैसे वो डेफिसिट बढ़ता जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, कहते मान लीजिए BOP डेफिसिट में चला गया, पहली बार बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जाने का कारण क्या है, मान लीजिए इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, आयात बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट में चले गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट को ये लगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा है, या तो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने के लिए क्या करो, इंपोर्ट्स कम कर दो, या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने के लिए अब इंपोर्ट्स कम कर दो, या क्या कहते क्या करो, डीवैल्यूएशन कर दो, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, कि अपनी देश की करेंसी का अमाउंट कम कर दो फॉरेन करेंसी के मुकाबले, ठीक है, अपनी देश की करेंसी की वैल्यू कम कर दो फॉरेन करेंसी के मुकाबले। अब मान लीजिए $1 बराबर है फॉर एग्ज़ाम्पल 70 रुपये के, $1 बराबर है 70 रुपये के, और गवर्नमेंट डीवैल्यूएशन कर देगी। डीवैल्यूएशन के टाइम पे क्या होगा, $1 कितने हो जाएगा, $1 बराबर हो जाएगा 75 रुपये के, ठीक है। पहले हमें $1 खरीदने के लिए 70 रुपये देने पड़ते थे, अब हमें $1 देने के लिए 75 रुपये खरीदने पड़ेंगे, $1 खरीदने के लिए 75 रुपये देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, डिवैल्यूएशन हो गया करेंसी का, कि आपको 5 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे अब अमेरिका वालों को $1 के मुकाबले, राइट। तो इसमें दो ही केस होंगे, जब पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट में जाएंगे, अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट में जाएंगे, या तो इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे या डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होगा, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट क्या होगा, अगर इंपोर्ट्स कम हो जाएं या डिवैल्यूएशन हो जाए करेंसी का। अब अगर इंपोर्ट्स कम होंगे या डिवैल्यूएशन होगा करेंसी का, इसका मतलब हमारा कंट्री कर्जे में जा रहा है, हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, प्राइजेस कम हो जाएंगे। तो फॉरेन वाले क्या करेंगे, फॉरेन वाले अब ये देखेंगे कि किसी फॉरेन कंट्री में, मान लीजिए अमेरिका का देखेगा कि भारत में अब क्या होगा, डेफिसिट में जाने के कारण नौकरियां नहीं हैं, तो वो क्या करेगा, हमारी सस्ती लेबर को सस्ती लेबर से सस्ते रेट पे काम कराने के लिए वो इंडिया में पैसा भेजेगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी, एक बार के लिए थोड़ी सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। जब हम पहली बार BOP डेफिसिट में जाएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट में जाएंगे, तो एक बार के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। क्यों, क्योंकि लेबर सस्ती हो गई है, तो लेबर सस्ती लेबर से सस्ते रेट पे काम कराने के लिए फॉरेन वाले हमारी कंट्री में पैसा भेजना शुरू करेंगे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी।
फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्शन के बढ़ने से क्या होगा, इनकम बढ़ेगी। अब अगर इनकम बढ़ेगी, इनकम अगर बढ़ेगी, इनकम के बढ़ने से क्या होगा, धीरे धीरे करके इनकम जो बढ़ रही है उससे हम अपना कर्जा, फॉरेन कंट्री का जो पैसा देना है वो उतारेंगे, तो हमारा लॉस कम होना शुरू हो जाएगा, डेफिसिट कम होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, उससे प्रोडक्शन बढ़ी, उससे इनकम बढ़ी और हमने फॉरेन कंट्री का पैसा देना शुरू किया तो डेफिसिट कम होना लग गया, डेफिसिट कम होने लग गया। अब जो भी वो फॉरेन कंट्री वालों ने पैसा भेजा था, जिस फॉरेन कंट्री वालों ने वो पैसा भेजा था, वो क्या सोचेंगे कि जी हमने पैसा भेजा था अपनी कमाई करने के लिए, पर साथ साथ में वो उस देश की भी तो कमाई हो रही है, वहाँ पे भी लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं, वहाँ पे भी इनकम जनरेशन हो रहा है, सरकार टैक्स लगा रही है और सरकार टैक्स लगा के अपना डेफिसिट कवर कर रही है। तो वो ये सोचेंगे कि भाई हम पागल थोड़ी ना कि वो हमारे पैसे से हमारा ही कर्जा उतारा जा रहा है। तो फिर उस टाइम पे फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे या भारत में जो उन्होंने पैसा लगाया वो निकाल के वापस अमेरिका में ले जाएंगे। तो फिर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोबारा कम हो जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोबारा कम होगी तो फिर क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स दोबारा कम होंगे, हम फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट में चले जाएंगे, एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो हम फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट में चले जाएंगे, डेफिसिट दोबारा बढ़ जाएगा। तो ये एक सर्कल चल पड़ेगा, हम पूरे क्राइसिस में जाते रहेंगे। इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ डेफिसिट का क्राइसिस, जो हमें 1990 में देखने को मिला था। वो चलो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या एलपीजी पॉलिसी के साथ उसको कवर अप कर लिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग किया, कंपोनेंट्स किए और बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जाएगा या डेफिसिट में जाएगा उसके पॉइंट किए। ठीक है, तो ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टॉपिक हो गए हैं। अब जो सबसे मेन टॉपिक बचा है वो हमारा बचा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हम वर्ल्ड बैंक या IMF के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, WTO के बारे में पढ़ेंगे। तब मैं आपको बताऊंगा कि जो ये 1980-90 में हमारे पास डेफिसिट में हम चले गए थे, तब वर्ल्ड बैंक से हमें क्या क्या मदद मिली। क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो बनाया गया है वो विश्व बैंक इसीलिए तो बनाया गया है कि वो विश्व में जो कंट्रीज़ हैं उनके मेंबर हैं उनकी हेल्प कर सके। तो उस टाइम पे हमें क्या हेल्प मिली थी, तो वो हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। क्लियर है? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चन मीनिंग बेस्ड आएंगे या फॉर्मूला आ सकता है जी करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में क्यों जा सकता है, डेफिसिट में जाने के कारण क्राइसिस में कैसे चला जाएगा। ठीक है, या बैलेंस ऑफ डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, डेबिट ज़्यादा हो क्रेडिट से। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस का क्या फॉर्मूला है, क्रेडिट ज़्यादा हो डेबिट से। मीनिंग आ सकता है, कोई फीचर आ सकता है, क्या यूज़ हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के। बस करंट में आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट आप इंटरनेट से सर्च कर लीजिएगा कि इंडिया में अभी कितना बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट, कितने रुपए का या कितना % ऑफ GDP चल रहा है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। और कुछ चीज़ ना समझ आए कोई चीज़ तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिए, और अगर फिर भी कोई चीज़ ना समझ आए तो आप ग्रुप में मैसेज करके या मुझे पर्सनली कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए करिए। और डाउट्स को इकट्ठे मत कीजिए, डाउट्स जो भी हैं आपके साथ करते रहिए ताकि वो डाउट्स इकट्ठे ना हो जाएं। क्योंकि अगर आप एक जगह से एक डाउट उठाओगे, फिर दूसरी जगह से दूसरा डाउट आएगा, किसी और टॉपिक से कोई तीसरा डाउट आएगा, तो अगर अलग अलग डाउट्स इकट्ठे होते रहेंगे उसको एक ही दिन में आप समझोगे, फिर डिफ़िकल्टी हो जाएगी। कोशिश कीजिए कि आप डाउट्स को साथ के साथ कवर अप करते रहें और क्लास रेगुलर बेसिस पे लगाइए। जैसे ही आपको लेक्चर मिलता है साथ के साथ क्लास लगाइए, क्लासेस में गैप मत डालिए। क्योंकि अगर आपको एक ही दिन में मान लो 2 या 3 वीडियोस देखनी पड़ती हैं तो फिर वो आपको पजल हो जाता है। ये टॉपिक अभी मान लो आपने फिस्कल पॉलिसी किया, फिर आपको मॉनेटरी पॉलिसी करना पड़ा, फिर आपको मॉनेटरी पॉलिसी के साथ में बाद में कुछ और करना पड़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट करना पड़ा, तो वो 2-3 टॉपिक इकट्ठे हो जाएंगे, फिर दिमाग में शायद आपके वो पजल बन जाएगा कि ये क्या हो गया, ये क्या। ठीक है, ये डाउट्स फिर आपके इकट्ठे होते रहेंगे। तो ट्राई कीजिए जैसे ही आपको वीडियो मिले साथ के साथ वीडियो देखें और जो भी उसके रिलेटेड डाउट्स हैं वो भी साथ के साथ क्लियर कीजिए। ठीक है, अलविदा लेता हूँ मैं अब।
तब तक के लिए आप हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेफ रखिए, अपने घर पे सेफ्टी के ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।